इंडिया में एक ऐसा मंदिर भी है जहां भगवान की जगह डोनाल्ड ट्रंप की मूर्ति है। हाँ सच में, कुछ साल पहले तो यहाँ पे इनकी आरती भी होती थी, ये सोचकर कि ये अमेरिका के सबसे बड़े दोस्त हैं। हाउडी मोदी से लेकर नमस्ते ट्रंप तक, दोनों की केमिस्ट्री को मीडिया ने ब्रोमांस का नाम दे दिया था। लेकिन अब वही ट्रंप इंडिया पर सबसे बड़ा टैरिफ वार कर चुके हैं। तो अब सवाल ये है कि इतनी दोस्ती के बाद ये इतना बड़ा झटका क्यों? पहले से ही इंडिया के कई प्रोडक्ट्स पर 25% का टैरिफ लग रहा था, लेकिन अब 27 अगस्त से ये रेट सीधे बढ़कर 50% हो जाएगा। मतलब कि अगर आप अमेरिका को कोई प्रोडक्ट 100 रुपए में बेचते हैं तो वहाँ पे बायर को 150 रुपए में पड़ेगा, और बायर हमेशा से ही चीपेस्ट ऑप्शन ढूंढता है। तो क्या वो इंडिया को छोड़कर बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से माल नहीं खरीदेगा? वो इतने महंगे में सेम प्रोडक्ट इंडिया से क्यों खरीदने जाए? लेकिन यहाँ सवाल ये है कि सडन और टारगेटेड मूव आखिर क्यों? ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन के मुताबिक ट्रंप दो चीजें चाहते हैं। पहला, इंडिया को यूएस एग्रीकल्चर मार्केट के लिए खोलना ताकि उनके फार्मर यहाँ पे गेहूं, कॉर्न, सोयाबीन यहाँ पे डंप कर सकें, और दूसरा, रसिया से तेल खरीदने की वजह से इंडिया पर दबाव डालना ताकि वो यूक्रेन वार में अमेरिका की लाइन पर आ जाए। यानी ये ट्रेड वार से ज्यादा जियो पॉलिटिक्स है। लेकिन ये टारगेट सिर्फ इंडिया पे ही क्यों? चाइना पर क्यों नहीं? टर्की पर क्यों नहीं? हिंदुस्तान टाइम्स के डाटा के मुताबिक पाकिस्तान पर 19%, बांग्लादेश पर 20% और म्यांमार पर 40% टैरिफ लगा है, और इंडिया पर 50%। यानी कि संकेत साफ है, ये एक पनिशमेंट है, और पनिशमेंट भी ऐसी कि बाकी कंपटीटर को फायदा होगा इससे, और इससे इंडिया की सप्लाई चेन डायरेक्ट हिट होगी। अब बात करते हैं आखिर इसका असर कहां कहां पड़ेगा। सबसे बड़ा झटका टेक्सटाइल और अपीरियल सेक्टर को लगेगा। यूएस इंडिया के टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का लगभग 40% खरीदता है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेजन और वॉलमार्ट ने पहले ही कई ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं। यह वही सेक्टर है जिसमें 45 मिलियन लोग डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। जॉब लॉस का खतरा सिर्फ अब थ्योरी नहीं बल्कि रियलिटी बन सकता है। टेक्सटाइल के अलावा ज्वेलरी, लेदर, श्रिम्प एक्सपोर्ट, मशीनरी, केमिकल्स, ये सभी प्रभावित होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर वुमेन अपैरियल पर इफेक्टिव ड्यूटी 63.9% चली जाएगी, लेदर फुटवियर पर 52%, फर्नीचर पर 52.3%, मशीनरी पर 51.3%। बायर जब वियतनाम, बांग्लादेश या इक्वाडोर से सेम प्रोडक्ट 30 से 35% सस्ता पाएगा तो इंडिया को क्यों चुनेगा? और सबसे बुरा हाल MSMEs का होगा। बड़े एक्सपोर्टर्स तो कुछ मार्जिन से एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन छोटे कारोबारियों के पास कास्ट एब्जॉर्ब करने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। प्राइस गैप 30 से 35% तक बढ़ जाएगा। ये सर्वाइवल क्राइसिस की तरह है, क्योंकि ग्लोबल बायर तुरंत ही अल्टरनेट सप्लायर ढूंढ लेते हैं। तो ये सिर्फ ट्रेड नंबर्स की बात नहीं है, ये बात है जॉब्स की, वेजेस की और पूरे इकोसिस्टम की। टेक्सटाइल मार्केट अगर बंद होती है तो सिर्फ वर्कर ही नहीं, उसके आसपास के सारे का सारा मार्केट प्रभावित होता है। किराने वाला, ट्रांसपोर्ट वाला, सब। और यही डोमिनो इफेक्ट इस बार भी हो सकता है। तो इतने सब के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इंडिया क्या करेगा? सोर्सेस के मुताबिक सरकार ने ब्रिक्स देशों के साथ अल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स और करेंसी सेटलमेंट की स्पीड बढ़ा दी है। आइडिया है डॉलर डिपेंडेंसी को कम करना और रशियन ऑयल जैसे डील को सेफ रखना। इसी के साथ ही अफ्रीकन और लैटिन अमेरिका को मार्केट में पुश करने की प्लानिंग चल रही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अल्टरनेट मार्केट बनाना ओवरनाइट तो पॉसिबल नहीं है। नए बायर्स को लाने में सालों लग जाते हैं, और क्या तब तक लाखों वर्कर्स की रोजी रोटी पर खतरा मंडराता रहेगा? क्या सरकार शॉर्ट टर्म रिलीफ देगी या फिर डिप्लोमेटिक टेबल पर ही बातें होंगी? ये देखने वाली बात है। अगर हम जियोपॉलिटिकल लेंस से देखें तो ये सिर्फ एक ट्रेड नहीं है बल्कि दबाव बनाने का तरीका है। यूएस चाहता है कि इंडिया रसिया से दूरी बनाए और चाइना के खिलाफ स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाए, लेकिन इंडिया ओपनली किसी भी कैंप में जाने को तैयार नहीं। और यही इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ट्रंप की नजर में प्रॉब्लम है। ट्रंप का स्टाइल हमेशा से ब्लंट रहा है, पे अप और फेस कॉन्सिक्वेंसेस। पहले नाटो अलायंस को धमकाया, फिर चाइना पर टैरिफ लगाए, अब इंडिया पर। यह उनका वोट बैंक टैक्टिक भी है, क्योंकि यूएस इलेक्शन में टफ ऑन ट्रेड इमेज रूरल वोटर्स को अपील करती है। वेल, इंडिया में सब जानते हैं कि ट्रंप एक ऐसा आदमी है जिसकी दोस्ती पर शायद ही कोई भरोसा करता है। अब इंडिया में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इतने सालों की दोस्ती और अरबों डॉलर की डिफेंस डील का यही नतीजा होना था? सोचिए, हमने F-16 इंजन डील साइन की, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में यूएस के साथ हाथ मिलाया, क्वाड की मीटिंग में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, पैसिफिक में इंडो पैसिफिक के नाम पर साथ में स्ट्रेटेजिक मोर्चा संभाला, और आखिर में हमें वही ट्रीटमेंट मिला जो अमेरिका अपने राइवल्स को देता है। ना कोई स्पेशल पार्टनर्स वाली रिस्पेक्ट, ना कोई ट्रस्टेड एलाई का फायदा। इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी हम पर 50% का टैरिफ ठोक दिया गया, जैसे कि हम भी उनके लिए बस एक प्रॉब्लमेटिक ट्रेडर हैं, ना कि डिकेड से बढ़ते हुए पार्टनर्स। ये सिर्फ एक ट्रेड इशू नहीं है, ये एक सिग्नल है कि अमेरिका किसी का परमानेंट दोस्त नहीं हो सकता। उसका बेनिफिट सिर्फ तब तक है जब तक उसको अपना फायदा दिखता है, और जब अपना फायदा बदल जाए, वो चाहे डिफेंस डील हो या डिप्लोमेटिक हैंडशेक, सबकी कीमत एक रात में गिर सकती है। अब इंडिया का इमीडिएट रिस्पॉन्स डिप्लोमेटिक होगा। WTO में चैलेंज, यूएस डेलीगेशन से हाई लेवल टॉक्स और शायद रिटेलिटरी टैरिफ्स। 2019 में जब यूएस ने जीएसपी बेनिफिट हटाए थे, इंडिया ने 28 यूएस प्रोडक्ट पर ड्यूटीज बढ़ाई थी, जिसमें आलमंड्स और एप्पल जैसे हाई इंपैक्ट आइटम्स थे। लेकिन इस बार स्केल बड़ा है, 50% टैरिफ
का। मतलब कि अगर इंडिया भी रिटेलिएट करे तो यूएस में हमारी एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज को और भी नुकसान हो सकता है। इसलिए सरकार बैलेंसिंग एक्ट करेगी और कुछ सेक्टर में रिटेलिएशन, कुछ में नेगोशिएशन। इसी बीच पीएम मोदी का बयान भी आया, भारत किसानों के हित पर कभी समझौता नहीं करेगा। ये क्लियर मैसेज है, एग्रीकल्चर मार्केट को बिना सेफ गार्ड खोला नहीं जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये भी है, यूएस प्रेशर टैक्टिक्स से पीछे नहीं हटेगा तो क्लैश और भी बढ़ सकता है। इंटरेस्टिंगली चाइना ने इंडिया के स्टैंड को सपोर्ट किया है। चाइनीज एम्बेसी के स्पोक्सपर्सन ने कहा, इंडिया की सॉवरेनिटी नेगोशिएबल नहीं है। ये रेयर मूवमेंट है जहां बीजिंग और न्यू दिल्ली एक ही पेज पर दिख रहे हैं, एटलीस्ट यूएस ट्रेड पॉलिसी के खिलाफ। ये सिचुएशन ब्रिक्स यूनिटी को भी टेस्ट कर सकती है। अगर ब्राजील, साउथ अफ्रीका, रशिया और चाइना ओपनली इंडिया के साथ खड़े होते हैं तो यूएस का दबाव काउंटर हो सकता है। लेकिन ब्रिक्स की अंदरूनी पॉलिटिक्स भी इतनी आसान नहीं है। हर मेंबर के अपने अपने यूएस इंटरेस्ट हैं। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी ये मुद्दा गरमाने वाला है। अपोजिशन वाले पूछ रहे हैं कि इतनी दोस्ती का फायदा क्या हुआ। रूलिंग पार्टी कह रही है कि ये इंडिया के इंडिपेंडेंट पॉलिसी का प्राइस है। पब्लिक का असली सवाल है कि हमारी नौकरी और एक्सपोर्ट्स बचेंगे कैसे। इकोनॉमिस्ट साफ कह रहे हैं, शॉर्ट टर्म में सेक्टरल बेलआउट के बिना गुजारा नहीं होगा। टेक्सटाइल हब जैसे त्रिपुरा, सूरत, पानीपत, यहाँ अगर सरकार ने तुरंत सब्सिडीज, टैक्स, रिबेट्स और एक्सपोर्ट क्रेडिट सपोर्ट नहीं दिया तो मैसिव ले ऑफ ऑलमोस्ट तय है। लेकिन ध्यान रहे, ये स्टेप बस पेन मैनेजमेंट होंगे, क्योर नहीं। ये बस उसी तरह है, अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ है और आप उसे पेन किलर दे दें। इंडिया यूएस ट्रेड डिपेंडेंसी की स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदलने वाली है। ये सब्सिडी सिर्फ कुछ महीनों का ब्रीथिंग स्पेस देगी, बिना मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, बिना वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग पुश के। हर बार ऐसा ही होगा, अमेरिका अपना मूड बदलेगा और हमारे लाखों वर्कर का फ्यूचर हिल जाएगा। अगर हम सेक्टर वाइज डीप डाइव करें तो टेक्सटाइल सबसे वल्नरेबल है। अमेरिका से ऑर्डर कैंसिल होने का मतलब है कि प्रोडक्ट लाइन्स रुकेंगे। एक फैक्ट्री में 500 से 1000 लोग काम करते हैं और अगर 3 महीनों तक ऑर्डर्स न आए तो वर्कर को अनपेड लीव पर भेजना पड़ेगा। ज्वेलरी सेक्टर में यूएस हाई वैल्यू वायर है। डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग में इंडिया वर्ल्ड लीडर है। लेकिन 52% टैरिफ हाइक के बाद बायर बेल्जियम, इजराइल या इवन चाइना से सोर्सिंग कर सकते हैं। सूरत जैसे हब को ये सीधा रेवेन्यू शॉक देगा। साथ ही श्रिम्प एक्सपोर्ट भी बड़ा विक्टिम है। अमेरिका हमारा $2.24 बिलियन का बायर है और अब इक्वेडर जैसे देश बिना एक्स्ट्रा ड्यूटी के यूएस मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। कोस्टल स्टेट जैसे आंध्र प्रदेश और ओडिशा में फिशरमैन और प्रोसेसर दोनों पर असर पड़ेगा। मशीनरी और इक्विपमेंट एक्सपोर्ट्स में भी प्रॉब्लम होंगे। यूएस में मैन्युफैक्चरिंग रीबाउंड के चलते लोकल बायर बढ़ रहे हैं और अब 51% टैरिफ का मतलब है कि इंडियन सप्लायर को साइड लाइन कर दिया जाएगा। पुणे, राजकोट जैसे इंडस्ट्रियल बेल्ट्स को ऑर्डर्स में गिरावट दिखेंगी। लेदर और फुटवियर में कानपुर, आगरा जैसे हब्स को सीधे चोट लगेगी। ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है तो ऑर्डर लॉस का मतलब इमीडिएट जॉब कट्स। फुटवियर पर इफेक्टिव टैरिफ 52% से भी ऊपर जाने वाला है, जिसमें बायर वियतनाम और इंडोनेशिया की तरफ शिफ्ट होंगे। केमिकल और ऑर्गेनिक कंपाउंड पर भी एवरेज 54% का हाइक आएगा। सेक्टर हाई मार्जिन है लेकिन बायर आसानी से मलेशिया या फिर थाईलैंड स्विच कर सकते हैं। कोस्टल केमिकल क्लस्टर में स्लो डाउन आ सकता है। फर्नीचर और होम डेकोर एक्सपोर्ट्स पर भी असर पड़ेगा। इस सेक्टर में छोटे और मीडियम एक्सपोर्टर्स ज्यादा हैं जो ऑलरेडी इन्फ्लेशन और हाई कॉस्ट प्राइस से जूझ रहे हैं। अब बायर मेक्सिको या फिर ईस्टर्न यूरोप से अपनी सोर्सिंग बढ़ा देंगे। इन सब का कंबाइन असर ये होगा कि एक्सपोर्ट नंबर गिरेंगे, करंट अकाउंट डेफिशिएट बढ़ेगा और रुपए पे दबाव आ जाएगा। ट्रेड डेफिशिएट बढ़ने से फॉरेक्स रिजर्व पर इनडायरेक्ट असर होगा, जिससे इंपोर्ट्स महंगे हो सकते हैं। अब गवर्नमेंट का इमीडिएट टूल किट क्या हो सकता है? एक्सपोर्ट क्रेडिट सपोर्ट, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, टैक्स रिबेट्स और टारगेटेड सब्सिडीज। साथ ही नए एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फास्ट ट्रैक करना जैसे यूके और ईयू के साथ। डिप्लोमेटिकली इंडिया यूएस से सेक्टर स्पेसिफिक एग्जम्पशन नेगोशिएट करने की कोशिश करेगा, जैसे फार्मा, आईटी सर्विस और कुछ रॉ मटेरियल्स। लेकिन ट्रम्प का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है वो एग्जम्पशन तभी देता है जब सामने वाला कोई बड़ा कंसेशन करता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इंडिया रिटेलिएट करे तो किसे चोट लगेगी? पास्ट एक्सपीरियंस एक साफ पैटर्न दिखाता है। हमने पहले भी आलमंड्स, एप्पल्स, वॉलनट्स, हार्ली डेविडसन बाइक जैसे हाई विजिबिलिटी आइटम्स को टारगेट किया था। क्यों? क्योंकि इनका असर सीधे पब्लिक और लॉबी ग्रुप तक जाता है। लेकिन इस बार सिर्फ कैलिफोर्निया के बादाम या फिर वाशिंगटन के सेब तक बात नहीं रुकनी चाहिए। असली प्रेशर तो तब पड़ेगा जब हम हाईटेक इंपोर्ट्स और डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स पर लीवरेज डालें। अब सोचिए, अगर हम बोइंग की अगली ऑर्डर डिले करें या जनरल एटॉमिक्स के ड्रोन डील को रिव्यू में डाल दें, तो ये सिर्फ मार्केट सिग्नल नहीं होगा, ये वाशिंगटन के पावर सिग्नल तक झटका भेज देगा। टैरिफ का जवाब टैरिफ से देना आसान है, लेकिन स्ट्रेटेजिक सेक्टर को कार्ड की तरह खेलना वो असली गेम चेंजर होगा। डिफेंस डील्स पर भी इनडायरेक्ट असर पड़ सकता है। अगर टेंशन बढ़ा तो ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स भी स्लो होंगे। और ये सिर्फ आर्म्स नहीं, सेमीकंडक्टर्स, क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट और क्रिटिकल टेक में भी डिले ला सकता है। कुछ एनालिस्ट मानते हैं कि ट्रम्प का ओपन गेम बीट है, पहले शॉक फिर नेगोशिएशन में डील, यानी 50% टैरिफ इवेंचुअली रिड्यूस हो सकता है अगर इंडिया एग्रीकल्चर और एनर्जी में यूएस की डिमांड मान ले। लेकिन इंडिया का डिलेमा ये है कि अगर अभी हम झुक गए
तो फ्यूचर में यूएस हम पर इसी तरह से प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करेगा, और अगर नहीं झुके तो शॉर्ट टर्म में जॉब और एक्सपोर्ट्स का बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये क्लासिक जियोपॉलिटिकल वर्सेस इकोनॉमिक्स का सवाल है। पब्लिक परसेप्शन भी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि ये इंडिया की सॉवरेनिटी का मामला है, झुकना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज बॉडीज अलार्म बजा रही हैं, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे अगर ये टैरिफ सिर्फ 6 महीने तक भी रहा तो। इंटरनेशनली ये इंसिडेंट बाकी डेवलपिंग कंट्रीज को भी सिग्नल दे रहा है कि यूएस के साथ ट्रेड रिलेशन दोस्ती पर नहीं, प्योर इंटरेस्ट पर चलते हैं। आज इंडिया है, कल कोई और भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म में ये इंडिया को सेल्फ रिलाइजेशन और मार्केट डाइवर्सिफिकेशन की तरफ पुश करेगा। अगर ब्रिक्स, एससीओ और अफ्रीकन पार्टनरशिप स्ट्रांग हो जाती है तो ये टैरिफ शॉक फ्यूचर में कम पेनफुल हो सकता है। लेकिन फिलहाल रियलिटी ये है कि 27 अगस्त के बाद 50% टैरिफ लागू होगा। बायर्स अल्टरनेट सप्लायर ढूंढेंगे और सेक्टर्स को इमीडिएट नुकसान होगा। गवर्नमेंट को फास्ट टारगेटेड एक्शन लेना होगा, वरना इम्पैक्ट डीप हो जाएगा। तो दोस्ती से दुश्मनी का ये सफर रिमाइंडर है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी परमानेंट दोस्त या फिर परमानेंट दुश्मन नहीं होता, बस परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लग रहा है, इंडिया को किस तरह का एक्शन लेना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। ऐसी मजेदार वीडियोस आपको रोज यहाँ पे मिलेंगी।